हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ। इस लेक्चर में बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और फैराडेज सेकेंड लॉ है, क्योंकि पिछले वीडियो में फैराडेज फर्स्ट लॉ और कुछ पॉइंट्स हमने रखा था। इसमें सेकेंड लॉ होगा, उसके फार्मूले होंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी है। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और फैराडेज सेकेंड लॉ? काफ़ी कुछ रिलेशन फैराडेज फर्स्ट लॉ से भी देखने को यहाँ पर मिलता है। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, चूँकि फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा था W = जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। आई है करंट एम्पियर में। कभी कभी आई के जगह पर सी भी लिखते हैं। सी फॉर करंट, सी फॉर करंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये है, तो आप इसके लिए कन्फ्यूजन न करिएगा। कभी कभी ZCT भी लिखा जाता है, ZIT वैसे ज़्यादा कॉमन है। तो बच्चों देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ROR लिबरेटेड, ज़्यादातर लिबरेट होने वाले गैस होते हैं, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में गैस लिख दिया। डिपॉजिट वाले तो नहीं, लेकिन लिबरेट होने वाले ज़्यादातर एनोड पर लिबरेट होते हैं और वो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ज़्यादातर मैंने बताया है। तो आप यहाँ पर हम ये ना घबराइएगा, यहाँ पर हमने गैस लिख दिया है लिबरेटेड। डिपॉजिटेड ROR लिबरेटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड। करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। कितने समय के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो इसका मतलब होता है कि यह Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 कूलम्ब हो जाएगी, क्योंकि Q = IT होता है। यहाँ पर लिखा है Q = IT। तो यहाँ पर I करंट यानी C करंट 1 एम्पियर ले लिया और T 1 सेकेंड। Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 कूलम्ब आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए Q = 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड = 1 कूलम्ब। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए W यानी मास M। कभी कभी W की जगह पर M भी लिखा जाता है, स्मॉल m। तो आप दोनों W और M को एक ही समझिएगा, W = ZIT। अब हम IT की जगह पूरा 1 × 1 कर दिया, I 1 एम्पियर, T 1 सेकेंड। तो हमको क्या मिला? W = Z। तो कह रहा है कि यह इक्वल हो जाता है, जो मास डिपॉजिट हो जाता है उसके बराबर हो जाता है। कौन बराबर हो जाता है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है। और कब बराबर होता है? जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक आप सप्लाई करेंगे तब बराबर होगा। यहाँ कहा भी है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। इसका मतलब दैट इज बाई पासिंग 1 कूलम्ब ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन इफ इट्स साल्ट और इट्स मॉल्टेन स्टेट। चाहे वो साल्ट हो चाहे माल्टेन में पानी नहीं रहता है ना। ये आ गया। अब यहाँ पर हमने सिंबलाइज कर दिया है। W को मास कहते हैं, जिसको M से भी दिखाते हैं। तो ज़्यादातर कमेंट में आया है कि W और M में तो दोनों एक ही है, हमने बता दिया है। ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट माने Z, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इक्विवेलेंट वेट के। तो मतलब इक्विवेलेंट वेट को E से दिखाया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को Z से दिखाया गया है। तो ये इक्विवेलेंट वेट है, यह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अब प्रोपोर्शनलिटी को बच्चों हटाना है, तो E = F × Z। F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट है, फैराडे। वेयर E मैंने बता दिया है, वेयर E इज द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट, वेयर E इज द इक्विवेलेंट वेट है। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट, E = इक्विवेलेंट वेट एंड F इज द फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट है।
जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस है। तो ये चीज़ें हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को जानने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जब 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड तक सप्लाई की जाए तो डिपॉजिट मास जो होगा या लिबरेटेड मास जो होगा वह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखा जाए तो 1 फैराडे को हम 1F लिखते हैं, और 1 फैराडे यानी 1F इक्वल टू 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। कूलम्ब जो चार्ज होता है उतने के बराबर होता है। तो E इक्वल टू F इंटू जेड हमने लिखा था, तो F हटा दो, उसकी वैल्यू लिख दो, E इक्वल टू 90,500 इंटू जेड, ये F के जगह हम उसके वैल्यू लिख दिया। तो ये फार्मूला एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिया हो और चार्जेज मालूम हो तो फैराडे के हिसाब से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो तो फैराडे का मल्टीप्लाई करके आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूज करके। तो इस तरह से कितना अच्छा रिलेशन है यहाँ पर। अब हम ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखा जाए, इसे फ्रॉम ये फर्स्ट लॉ में ऐसे है, फर्स्ट लॉ में W इक्वल टू जेड क्यू या जेड आई टी। तो बच्चों ऐसा है कि हमें केवल यहाँ जेड बदलना है। 96,500 है ना, तो हम जेड बदल दें तो देखिए कैसा रिलेशन मिल के आता है। E इक्वल टू 96,500 इंटू W/Q। ये W/Q क्या है? एक्चुअली ये जेड है, देखिए जेड को हमने हटाया है, यहाँ से जेड को हमने हटा दिया तो उसके जगह पर हमने क्या लिखा? W/Q। W क्या है? डिपॉजिटेड मास है या लिबरेटेड मास है। इस W को यहाँ पर M से भी दिखाया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि कहीं कहीं बच्चों के अंदर किताबों से पढ़े रहते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो जाती है कि W क्या है, हमने तो M पढ़ा था। तो यहाँ पर दोनों बातें एक ही है, ये W डिपॉजिटेड मास है या डिपॉजिटेड मास M है। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके हम मास डिपॉजिटेड निकाल सकते हैं, Q निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अगर इसमें देखिए 1 2 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में से कोई 2 वेरिएबल किसी तरह मालूम हो जाए तो दूसरे का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कशन। अब बच्चों फैराडेज सेकेंड लॉ, इस सेकेंड लॉ में भी करीब करीब वही बात की जा रही है डिपॉजिशन की, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं वो उनका कनेक्शन बड़ा अजीब टाइप का है, वो एक सीरीज में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो कैसे कैसे कनेक्ट होंगे? सीरीज में होंगे। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, डिफरेंट है ना, और उनमें सेम टाइप की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, सेम टाइप की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। तो सेम टाइम तब क्या रिलेशन मिलता है सेकेंड लॉ में फैराडे का? तो देखिए, व्हेन द सेम क्वांटिटी, आप इस पर जाइए, आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन सीरीज, द अमाउंट यानी वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड मतलब डिपॉजिट होता है। भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो डिपॉजिट होगा ही, कैथोड का कैथोड पर, एनोड का एनोड पर। एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट वेट। तो वैसे आपने देख भी लिया है। अब देखो, अब W1 मान लीजिए W1 पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिपॉजिट हुआ, W2 दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिपॉजिट हुआ, जिसको हमने M1 M2 भी कहा दिखा करके। यहाँ पर दोनों बातें एक ही है, मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको हम कैसे दिखाते हैं? मान लिया M1 M2 बी द मासेज ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेज डिपॉजिटेड। ये M1 M2 जो 2 सब्सटेंस हैं और उनका मास है जो कि डिपॉजिट हुए हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड पर।
बाय द पासिंग ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दियर साल्ट सॉल्यूशन। और उनका जो डिपॉजिट हुए हैं उनका E1 E2 इक्विवेलेंट मास कितना है, E1 है पहले वाले का, दूसरे वाले का E2 है इक्विवेलेंट मास। तब क्या होगा, उनका रिलेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, W1/W2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू E1/E2। तो यहाँ पर M1 M2 कोई नई चीज़ नहीं है, M1 यही W1 है, M2 यही W2 है। हाँ, E1 E2 क्या है, जो डिपॉजिट हुआ है मटेरियल उसका इक्विवेलेंट वेट है। ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है, इस तरह से ये है। लेकिन बात होनी चाहिए कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं उनको सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए, सीरीज में, ये सीरीज में ध्यान दीजिए, तब ये रिलेशन आपको मिलता है। तो इस तरह से है रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, किसी एक का पता हो, दूसरे का निकाल लें, अगर डिपॉजिट अमाउंट मालूम हो तो आप इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। या इक्विवेलेंट वेट दोनों का मालूम है, एक की डिपॉजिट अमाउंट मालूम हो तो दूसरे का डिपॉजिट अमाउंट आप निकाल सकते हो आराम से जो है इसमें। अब बेटा देखो यहाँ पर, अब फर्स्ट लॉ में W इक्वल टू M, यानी मैंने बताया था बार बार कि W और M एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर बार बार ये लिख रहा हूँ जानबूझ के कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ZIT या ZCT, C एक्चुअली कोई नई चीज़ नहीं है, C यही करंट है I, वेयर मैंने यहाँ लिख दिया है वेयर I इक्वल टू C इक्वल टू करंट इन एम्पियर। तो कहीं देखिए मैंने बताया था कि ZIT ज़्यादा मिलता है, ZCT बहुत कम देखने को मिलता है, तो आप दोनों को एक ही समझना है ना। तो हम इसको पहले लॉ के हिसाब से M1 इक्वल टू Z1IT। अब I1 तो नहीं हुआ क्योंकि सेम इलेक्ट्रिसिटी है ना, सेम इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम तक है, तो I वही है दोनों में। M1 इक्वल टू Z1 पहला इक्वेशन, फिर दूसरे सेल में जो जमा हुआ है, मान लीजिए M2 जमा हुआ है और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z2 है, तो M2 इक्वल टू Z2IT, ये दोनों हो गए। अब रिलेशन देखना है दोनों को। अब देखो पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर, तो IT तो कट जाएगा बेटा, IT कट जाएगा, M1/M2 इक्वल टू Z1/Z2, और उधर आपने E1 E2 देख ही लिया है भी बैक साइड में, तो ये आ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको मिल क्या रहा है कि ये पॉइंट नंबर 1 में देखिए, दैट व्हेन 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड। कितना ग्राम? 1 ग्राम। यानी उलट कर पूछा जाए तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट कराना है तो कितना कूलम चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी भाई? 1 फैराडे की। 1 फैराडे माने क्या? 1 फैराडे माने क्या? अरे 96,500 कूलम है ना। तो इस तरह से अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट कराना है तो आपको 96,500 कूलम का चार्ज सप्लाई करना होगा, या 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होगी। या इसी को देखिए उलट कर कह दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच लिबरेट्स 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट का सब्सटेंस लिबरेट कर दे, वही अमाउंट क्या कही जाएगी? 1 फैराडे। 1 फैराडे माने 96,500 कूलम। यानी 96,500 कूलम एक ऐसा चार्ज है जो हर हाल में 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट कराता है। तो 1 फैराडे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। 1 फैराडे you might be knowing it is equal to 96,500 coulomb, and that is represented by 1 Faraday, 96,500 coulomb, 1 Faraday here written। अब इस तरह से नंबर ऑफ फैराडे अगर निकालना है
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ फैराडे आपको निकालना है तो नंबर ऑफ फैराडे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए हैं सोल्यूशन से उसको डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर से, यू विल गेट नंबर ऑफ फैराडे। दिस इज माय वीडियो एक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में कमेंट लिखना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।